So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And today is your day 15th for NEET added classes for 12th class. बेटा कल के लेक्चर में ऑन डे 14th हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था इवोल्यूशन, और लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर ली थी, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंसेस की बात हम लोगों ने कर ली थी, जिसमें हमने पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस पढ़ लिया था. ठीक है, अब इसके आगे का जो सेक्शन है वो डिस्कस करते हैं. तो अगर हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें हम दो मेजर थ्योरीज पढ़ते हैं. वन इज लैमार्किज्म एंड वन इज डार्विनिज्म. राइट. सो वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हैव बीन पोस्टुलेटेड बाय डिफरेंट इवोल्यूशनरिस्ट. सब इसमें से हमें लैमार्किज्म पढ़ना है. लैमार्किज्म क्या बोलता है? इट वॉज गिवन बाय लैमार्क इन 1809. इट इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन ऑर्गेनिजम्स. Right? It states that changes in structure or function of organ acquired during an individual lifetime in response to changes in the environment are inherited by its offspring. क्या बोलता है कि जो भी एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में जो भी चीज़ें जो हैं अपने ड्यू टू द एनवायरनमेंट, अब उसके अंदर जो भी उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस आता है वो सब कुछ इनहेरिट होगा उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर. राइट. So major postulate of this theory are as follows: internal vital force, effect of environment and new weeds, and use and disuse of organs. इन्होंने क्या बोला कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो होते हैं, उसके लिए इंटरनल वाइटल फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है. जैसे जैसे नीड आती है, हम इन्वायरमेंट में जिस तरीके से सर्वाइव करते हैं, हमारे नीड के अकॉर्डिंगली चेंजेस आता है, और उसके अकॉर्डिंगली यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स की बात आती है कि जिस ऑर्गन का हमें ज़रूरत है वो ऑर्गन जो है वो डेवलप करेगा, वो ऑर्गन जो है फ्लरिश करेगा, और जिस ऑर्गन की हमें ज़रूरत नहीं है वो क्या होगा, वो डिमिनिश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स. And the fourth one is inheritance of acquired characters. This theory was rejected by August Weismann 1892 में, who proposed the theory of continuity of the germ plasm that state characters influencing germ cells are only inherited. तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स में हो या ऑटोजोम्स में हो, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वो इनहेरिट होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर. लेकिन ऑगस्ट विजमैन ने बोला, इन्होंने जो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की जो थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि जो जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस आएंगे, बस वो जो कैरेक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जर्म सेल्स को, दैट इज द गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, स्पर्म एंड ओवा, बस वो इनहेरिट होते हैं, बाकी और कुछ इनहेरिट नहीं होगा. ठीक है बच्चा. सो कुछ फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने जो भी लैमार्क ने जो थ्योरी दी, उनके सपोर्ट में कुछ थ्योरीज दी कि उन्होंने कुछ थ्योरी जो दी थी वो सही था. तो नियो लैमार्किज्म प्रपोज दैट environment influence on organism directly or indirectly, that is produce variation and changes its heredity. Only those variation are passed on to the next generation which affect the germ cells. तो उन्होंने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो इन्वायरमेंट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करता है, और इस इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होगा, वेरिएशन आएगा, चेंजेस आएगा, जो कि उसकी हेरिडिटी को चेंज कर देता है. और यही चेंजेस जो हैं ये पास ऑन होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विच अफेक्ट दी जर्म सेल्स. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई. ठीक है बच्चा. राइट. लैमार्किज्म ने, लैमार्क ने एक थ्योरी दी, जिराफ का एग्जाम्पल दिया. इन्होंने बोला कि जो एशियन टाइम में जो जिराफ हैं वो शॉर्ट नेक के हुआ करते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे ग्रासलैंड पे फीड कर लिया. तो अब उनको जो है अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था ट्रीज़ के ऊपर फीड करने के लिए, पत्तों को फीड करने के लिए, है ना. तो इसकी वजह से उनके स्ट्रेचिंग ऑफ नेक हुआ, है ना, और इस स्ट्रेचिंग ऑफ नेक की वजह से जो उनका नेक का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया. सो दिस प्रूव्स द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स. राइट. सो दैट इज़ लैमार्किज्म. फिर आया डार्विनिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड, अभी तक ये थ्योरी जो है एक्सेप्टेड है. इट is Darwinism, the theory of natural selection given by Charles Darwin. कब दिया? 1859. राइट. द एसेंस ऑफ दिस थ्योरी इज द नेचुरल सिलेक्शन. ये पूरी थ्योरी किस पे बेस्ड है कि नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, कि नेचर सेलेक्ट करती है
कि कौन सा जो फीचर है, कौन सा कैरेक्टर जो है वो पास ऑन होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, द एनवायरमेंट सेलेक्ट दोज इंडिविजुअल्स विच आर बेटर फिटेड एंड हैव एडेप्टिव एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जो सबसे ज़्यादा फिट हैं, जो एडेप्टेशन कर सकते हैं, जो सर्वाइव कर सकते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वही आगे जो हो सेलेक्ट करेगा इन्वायरमेंट, बाकियों को डिस्कार्ड कर देगा। दिस इज डार्विनिज्म। सो डार्विन की जो थ्योरी है, इसके दो की कंसेप्ट हैं। पहला है ब्रांचिंग डिसेंट। क्या बोलता है? डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल कॉमन डेसेंट, यानी कि जितनी भी चीज़ों का जो ऑरिजिन हुआ है उनका ऑरिजिन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है ना। उन्हीं से अलग अलग ब्रांचेस जो हैं, एक जो है वही चीज़ जो है आगे चल के जो है यहाँ से ब्रांचेस हुए और इस तरीके से जो है फ्लरिश हुआ, राइट। तो कॉमन एंसेस्ट्री की बात करें तो हम कहेंगे कि एक कॉमन एंसेस्टर है, ब्रांचिंग डिसेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग। तो सिंगल कॉमन डिसेंट की बात की इन्होंने। और नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है? इट स्टेट दैट ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट आर सेलेक्टेड बाय द नेचर एंड दे सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड पास देयर कैरेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। इट लीड्स टू द स्पीसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात की इन्होंने। क्या बोला कि वो ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज़्यादा फिट हैं, एडेप्टेशन कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, वही ऑर्गेनिज्म जो है उसको नेचर सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बात आती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एंड नेचुरल सिलेक्शन की, और इसके बेसिस पे आता है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज की। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है नेचुरल सिलेक्शन का, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। क्या एग्जाम्पल है? पेपर्ड मॉथ का एग्जाम्पल है ऑफ इंग्लैंड। एक टाइम पे जब इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करते थे इंग्लैंड में, तब क्या हुआ करता था? दो तरह की स्पीशीज प्रिवेल करती थी, डार्क मॉथ, डार्क पेपर्ड मॉथ और लाइट पेपर्ड मॉथ। तो जो बार्क है ट्री का वो लाइट कलर का हुआ करता था, तो जो लाइट कलर्ड जो पेपर्ड मॉथ हैं वो सर्वाइव कर जाते थे, और डार्क कलर्ड जो है उस पर प्रीडेटर ईजिली प्रीडेट कर सकता था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज आई इंग्लैंड में, तो उनके स्मोक की वजह से, उनके पॉल्यूशन की वजह से जो बार्क है ट्रीज का वो डार्क हो गया। अब जो डार्क पेपर्ड मॉथ हैं, दे कैन कैमोफ्लेज, दे कैन सर्वाइव, दे आर मोस्ट फिट, और जो लाइट कलर्ड जो हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाते थे प्रीडेटर से। सो इस वजह से जो उनका पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो गया, राइट। सो क्या कहता है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1850s वाइट पेपर्ड मॉथ वर एबल टू एस्केप प्रिडेशन ड्यू टू ट्रीज कवर्ड बाय वाइट कलर्ड लाइकेन, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक पेपर्ड मॉथ इंक्रीज्ड एंड सेलेक्टेड बाय नेचर ड्यू टू ट्रीज कवर्ड बाय ब्लैक सूट। ब्लैक सूट का मतलब बार्क जो है वो काला हो गया था, ब्लैक हो गया था, प्रेजेंट इन दैट रीजन। द प्रोपोर्शन वॉज रिवर्स। दिस इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पे बात आ जाती है म्यूटेशन थ्योरी की बात आती है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में। 1901 में ह्यूगो डी व्राइज ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए ऑन इवनिंग प्राइमरोज एनोथेरा लैमार्कियाना एंड प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस पे किया? प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे किया। क्या नाम है उसका? एनोथेरा लैमार्कियाना नाम है उसका, है ना। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इवोल्यूशन अकर्स बाय the sudden large difference in the population. He believed that mutation is the only cause of evolution and not the minor habitable variation that Darwin talked about. तो इन्होंने क्या बोला कि डार्विन ने कहा कि धीरे धीरे छोटे छोटे से हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं और उसकी वजह से इवोल्यूशन होता है ना, नेचर सेलेक्ट करती है। लेकिन ह्यूगो डी व्राइज ने क्या बोला कि ये जो चेंजेस है, जो इवोल्यूशन हुआ है, वो पॉपुलेशन में धीरे धीरे माइनर की वजह से नहीं हुआ, एक सडन चेंज की वजह से हुआ है और लार्ज डिफरेंस की वजह से हुआ है, एंड दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, ही स्टेटेड दैट म्यूटेशन कॉज्ड स्पीसिएशन एंड नेम्ड इट एज अ सॉल्टेशन। दिस इज सॉल्टेशन इफेक्ट। Single step large mutation. Mutation are random and without direction, while Darwinian variation are small and direction. तो ये बच्चे PYQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक है बात। फिर इसके ऊपर बात आ जाती है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या बोलता है? विथ
progress in genetics, the sources of variation were explained and Darwin theory was modified. Darwin theory को modify किया गया. तो यहाँ पर now the most accepted theory of evolution is known as modern synthetic theory of evolution designated by Huxley. कब किया? 1942 में. In which the origin of species is based on the interaction of genetic variation in the population, natural selection and reproductive isolation. तो इन्होंने क्या किया? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने कंबाइन कर दिया मेंडेलियन थ्योरी को, मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को और डार्विनियन थ्योरी को. ठीक है, दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. किसने दिया? ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न सिंथेसिस, है ना. इमर्जेस कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन एवोल्यूशन विथ मेंडेलियन जेनेटिक्स, इन दोनों को मर्ज कर दिया, रिजल्टिंग इन यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. दिस थ्योरी इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज नियो डार्विनियन थ्योरी. और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? डॉब्जेंस्की, हेल्डेन, फिशर, राइट, स्टेबिंस एंड अर्नस्ट मायर ने. ठीक है. इट डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक चेंजेस अकरिंग इन द पॉपुलेशन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. मतलब कि जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज को. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द जेनेटिक पॉपुलेशन ऑफ मेंडेलियन पॉपुलेशन, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी. The major concept coming under this theory include genetic variation, reproductive and geographical isolation and natural selection. तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज लाता है किसी पॉपुलेशन में, तो वो आता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसका मतलब है रिकम्बिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर न्यू कम्बिनेशन ऑफ एलील्स आर फॉर्म्ड. जब मियोसिस होता है उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस इन मियोसिस 1, प्रोफेज 1 स्टेज में, पैकाइटिन स्टेज में, और वहाँ पे रिकम्बिनेशन होता है. There occurs an exchange of genetic material between non-sister chromatid during meiosis that is called as crossing over. कौन से स्टेज में होता है? पैकाइटिन स्टेज में होता है बच्चा, ये हम पढ़ चुके हैं. पैकाइटिन स्टेज में होता है. It leads to recombination and is one of the causes of genetic variability present within a population. So it is one of the causes जिसकी वजह से genetic variability आता है. Genetic recombination हो गया, mutation हो गया. Mutation are sudden inheritable changes and that occur in the gene and have a certain phenotypic इफेक्ट. म्यूटेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेदर इट इज़ अ सिंगल जीन म्यूटेशन और अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या प्रोवाइड करता है? वैरायटी ऑफ चेंजेस दैट मे बी हार्मफुल भी होते हैं, कैंसरस भी करता है, कैंसर भी कॉज करता है, कैटरेक्ट कॉज करता है म्यूटेशन. Advantageous mutation may be selected by natural selection and gradual small changes get accumulated over time. These mutation causes variation in a population. तो वो म्यूटेशन जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एडवांटेजियस है, नेचर क्या करता है? उसको सेलेक्ट कर लेता है. और वो ग्रेजुअल चेंजेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं टाइम टू टाइम, ओवर द टाइम वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, और ये कॉज करता है वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. फिर बात आती है जेनेटिक ड्रिफ्ट की या जेनेटिक फ्लो की. तो एनी चेंज इन द जीन एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन ड्यू टू सडन रैंडम चेंजेस इज रेफर्ड टू अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. इट अकर्स ड्यू टू चांस इवेंट. अचानक से बाई चांस अगर कोई चेंज आ जाए, कुछ सडन रैंडम चेंजेस आ जाए जीन फ्लो में, उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. ठीक है. फिर नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है. ऑर्गेनिज्म दैट आर बेटर एडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट आर सेलेक्टेड बाय द नेचर. जो ऑर्गेनिज्म बेटर एडेप्टेड हैं एनवायरनमेंट में, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है. जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आती है. सो नेचुरल सिलेक्शन प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फेवरिंग द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो नेचुरल सिलेक्शन भी एक्ट करता है. और फिर बात आती है आइसोलेशन की. इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. द आइसोलेशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच इज रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ आइसोलेशन. सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स जो कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अच्छे से पढ़ेंगे. फिर बेटा इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड आर कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. जीन पूल इज कांस्टेंट. क्या बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी पॉपुलेशन की, वो हमेशा स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहती है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन.
है ना। जीन पूल जो है कभी कुछ चेंज नहीं आएगा। इट अकर्स व्हेन पॉपुलेशन इज लार्ज, पहला कंडीशन है इसका कि पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन जो है लार्ज होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड देयर इज रैंडम मेटिंग होना चाहिए, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। आइसोलेटेड रिप्रोडक्शन आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के लिए ऑफ इवोल्यूशन, वो यहां पे उल्टा हो जाएगा। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल उन फैक्टर्स के एब्सेंस में काम करता है, ठीक है बच्चा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या बोलता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इट सेज सम टोटल ऑफ ऑल allelic frequency is 1. It can be expressed by the following equation, that is p square plus 2pq plus q square is equal to 1. Very important. This is very important. ठीक है, यहां पर p and q जो है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट एलील्स के, दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या बात आती है, यहां पे होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन 2pq। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन कितने होंगे, तो 2pq आंसर आएगा, ठीक है बच्चा। सो यहाँ पे व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन के अंदर हम इस पैरामीटर को चेक करते हैं, इससे जो भी डेविएशन आएगा 1 से, वी कैन से दैट कि इतना किसी भी पॉपुलेशन में इतना चेंज आया है, ठीक है। सो एनी फ्लक्चुएशन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम लीड्स टू एवोल्यूशन। इसमें जो भी चेंजेस आएगा, वो कोई भी फ्लक्चुएशन 1 से कितना भी ऊपर नीचे हो, वो हमें क्या बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है। हमें अगर किसी चीज़ को कांस्टेंट रख दें और उसके बेसिस पे चेक किया जाए, सो वी कैन से दैट कि इवोल्यूशन इट टुक प्लेस, राइट। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की अगर बात करें कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में देखिए सबसे पहला फैक्टर आ जाता है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। ड्यू टू माइग्रेशन न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, इन टर्न चेंजिंग द फ्रीक्वेंसीज। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम, सो जीन फ्लो चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील्स। अगर किसी पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल अगर माइग्रेट कर जाएं या कुछ नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो आ जाएं इसके अंदर, है ना। माइग्रेशन इज व्हाट, इमिग्रेशन प्लस एमिग्रेशन, पॉपुलेशन से बाहर जाना या पॉपुलेशन के अंदर आना। तो ये क्या करेगा, ये चेंजेस लेके आएगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देगा, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स, राइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता था, चेंजेस अकरिंग इन फ्रीक्वेंसी बाय चांस आर कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी हमने डिस्कस किया, अचानक से सडन रैंडम चेंज हो गया, बाई चांस कोई चेंज आता है। समटाइम्स ड्यू टू चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी इन अ न्यू पॉपुलेशन सम डिफरेंट स्पीशीज आर फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट एंड द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज फाउंडर, राइट। तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम दो चीज़ों की बात करते हैं, हम बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट की और हम बात करते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, यहां पे दो इफेक्ट दिया जा रहा है, फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटल नेक इफेक्ट। देखिए फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि जो पेरेंट पॉपुलेशन जो है उससे कुछ इंडिविजुअल जो है माइग्रेट कर जाती हैं और एक नया पॉपुलेशन बना देती है। दिस पॉपुलेशन आफ्टर अ कपल ऑफ जनरेशन, ये क्या कर देता है, फाउंडर पॉपुलेशन आफ्टर अ फ्यू जनरेशन। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल नया पॉपुलेशन बन के तैयार हो गया। तो जो इंडिविजुअल्स यहाँ से माइग्रेट करेंगे ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फाउंडर, ठीक है। और इससे जो एक नया पॉपुलेशन जो फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट, राइट। बॉटल नेक इफेक्ट जो है ये इसका उल्टा है। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, ओरिजिनल पॉपुलेशन में किसी भी कारण से, किसी भी कैलामिटी के कारण, मान लीजिए कि कुछ इंडिविजुअल जो है सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो बच जाएं। यही सर्वाइविंग पॉपुलेशन जो है ये आगे चल के एक नया पॉपुलेशन बनाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यू पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द बॉटल नेक इफेक्ट। तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट शो कर रहा है, ठीक है बच्चा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फाउंडर इफेक्ट में कुछ इंडिविजुअल जाके एक नया पॉपुलेशन बना रहे हैं, बॉटलनेक इफेक्ट में सब डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ सर्वाइविंग जो पॉपुलेशन है वो आगे चल के एक नया पॉपुलेशन बना रही है। ठीक है, फिर बात आती है म्यूटेशन की। दीज अकर्स रैंडमली एंड एट अ वेरी स्लो रेट, दे लीड टू न्यू फिनोटाइप एंड ड्यू टू कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएशन स्पीशिएशन अकर्स। ठीक है, तो म्यूटेशन की बात की हमने। जेनेटिक रिकम्बिनेशन की बात की हम लोगों ने कि गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 स्टेज में पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, लीड्स टू अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, इट अकर्स ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन विच लीड्स टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो हार्डी-विनबर्ग क्या कहता है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये एब्सेंट होने चाहिए। हार्डी-विनबर्ग थ्योरी का कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए और एब्सेंस होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स, एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन से हैं, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है बेटा, अब जो नेचुरल सिलेक्शन है बच्चे वो 3 तरीके का होता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्शनल। स्टेबलाइजिंग क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। इसमें जो है एवरेज जो है सेलेक्ट किया जाता है, एवरेज सेलेक्टेड, एक्सट्रीम डिस्कार्डेड। ठीक है, एक्सट्रीम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और एवरेज को सेलेक्ट कर लिया जाता है। डायरेक्शनल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, इट मींस नेचुरल सिलेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन वन डायरेक्शन। तो ये क्या कर रहा है, ये इट डिस्कार्ड एवरेज एंड एक्सट्रीम लो पॉपुलेशन एंड selects extreme fit population। तो ये पूरा एक डायरेक्शन में चला जाएगा। डिसरप्शनल क्या करता है, इट डिस्कार्ड द एवरेज एंड सेलेक्ट्स एक्सट्रीम लो एंड फिट पॉपुलेशन। तो यहां पे 2 मीन बन जाएगा। इसका ग्राफ देख, तो देखिए नेचुरल सिलेक्शन में फिनोटाइप देखिए, ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है बच्चा, यहां पर ये जो है ये मोस्ट फिट है, ये लीस्ट फिट है, और ये क्या है, दिस इज एवरेज। तो यहां पे देखिए क्या है, स्टेबलाइजिंग में क्या हो रहा है, पी गेट्स हायर एंड नैरोअर। यहां पे इसने क्या किया, इन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया, मोस्ट फिट एंड लीस्ट फिट को, एवरेज को सेलेक्ट कर लिया। तो जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके का आ जाएगा, इसका एरो आप ऐसा बनाएंगे। ठीक है बच्चे, जो डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल में क्या होता है कि जो लीस्ट फिट है वो भी ख़त्म हो गया और जो एवरेज है वो भी ख़त्म हो गया। तो सारा का सारा जो है वो इस डायरेक्शन में पीक जो है पॉपुलेशन, इधर एक पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन मोस्ट फिट की तरफ हो जाएगा। और जो डिसरप्शनल है उसमें एवरेज डिस्कार्ड हो गया और इसने क्या किया, मोस्ट फिट को और लीस्ट फिट दोनों को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो एरो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव। डायरेक्शनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आपने पढ़ा ना कि जो डार्क एंड लाइट पेपर्ड मॉथ में डार्क जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है बिकॉज दे आर मोस्ट फिट, और लाइट पेपर्ड मॉथ जो है वो डिस्कार्डेड कर दिए गए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। आई होप आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी हमने अभी डिस्कस की, इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया इन लाइट ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन थ्योरी। तो आपने बताना है कि जो मोस्ट फिट होंगे बैक्टीरिया क्या करता है, एक तो सबसे ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ फर्टिलिटी, फिकंडिटी रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, राइट।
फिर उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना, कंपटीशन होगा उनके बीच में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, राइट। फिर नेचर सेलेक्ट करेगा, तो ये सब चीज़ें आपने इसमें बतानी है। फॉसिल्स वाला ये सब तो आप लोगों ने जो है क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन है ये आपने करना है। अटेम्प्ट गिविंग अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टर्म स्पीशीज, तो स्पीशीज हम किसको कह सकते हैं? और स्पीशीज जो है हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड एंड मॉलिकुलरली विच आर सिमिलर, बायोकेमिकली विच आर सिमिलर, so this is the definition of species. फिर can we all call human evolution as adaptive radiation? adaptation के हिसाब से changes जो है, क्या species में changes आया है? तो हमारे अंदर ऐसा change तो आया नहीं है ना बच्चा? तो ये कुछ आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं, कुछ PYQs डिस्कस कर लेते। तो नीट 19 का क्वेश्चन है, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डिवराइज। इन्होंने क्या बोला कि रैंडम चेंजेस होना चाहिए, डायरेक्शनल लेस होना चाहिए, सॉल्टेशन के थ्रू होता है, सिंगल लार्ज म्यूटेशन होता है ना, तो दिस इज रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था कि वो डायरेक्शन में होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, जिसका अपोजिट है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ठीक है बच्चा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। एक पॉपुलेशन है, एक स्पीशीज है जिसमें जो न्यूबॉर्न है वो 2 से लेके 5 किलो तक के बच्चे हैं। 97% ऑफ द न्यूबॉर्न विद द एवरेज वेट क्या है? 90% जो है वो एवरेज हैं, बिटवीन 3 to 3.3 kg survives, whereas 99% of the infant born with weight from 2 to 25 kg or 4.5 to 5 kg die. Which type of selection process is taking place? तो आपको पता है यहाँ पर एवरेज को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो हमें ये पता है कि जो स्टेबलाइजिंग जो सिलेक्शन है वो एवरेज को सेलेक्ट करती है, और मोस्ट फिट एंड लीस्ट फिट को, यहाँ पर ये लीस्ट फिट है ये डिस्कार्ड हो गया, ये मोस्ट फिट है ये डिस्कार्ड हो गया। जो एवरेज वेट वाले हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाती है, देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, तो कहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, कहाँ पे होगा बच्चे ये? तो आप ये देखेंगे स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, सडन रैंडम चेंज है, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है बच्चा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फिर देखिए रिसेंट क्वेश्चन में देखिए नीट 21 में क्वेश्चन आया था, फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। हमने पढ़ा कि फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट जो है वो सडन रैंडम चेंजेस के कारण आता है, बाई चांस दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण आता है, तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चा। फिर देखिए नीट 22 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। अगर जो है आपको पता है यहाँ पर डायरेक्शनल चेंजेस में एक डायरेक्शन में पूरा पॉपुलेशन चला जाता है जो कि मोस्ट फिट को सेलेक्ट करेगा और लीस्ट फिट और एवरेज को डिस्कार्ड कर देगा, है ना। सो ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चे। सो ये कुछ PYQs थे। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किया वो क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का कोई अगर डाउट होगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।